आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। दो लाइनों से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। और इस प्रकार की सोच रखने वाले देश में बहुत से क्रांतिकारी थे जिनके कारण मेरे देश को आजादी मिली। आज मैं इसी प्रकार के एक क्रांतिकारी को आपके बीच में ला रहा हूं। ये गुमनाम क्रांतिकारी थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपने लाहौर एक्शन प्लान सुना है, लाहौर षड्यंत्र केस भी उसको कहा जाता है, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी। और उसमें बहुत से लोग कहीं ना कहीं सरकारी गवाह बन गए, बहुत से लोग कहीं ना कहीं गद्दार हो गए। टॉर्चर होने के डर से या टॉर्चर के भय से हम कह सकते हैं, वो पूरी तरह से सब बातें राज उगल देते हैं। उसमें बहुत से लोग थे, उसमें कुछ लोगों का मैं नाम लेकर आऊंगा। लेकिन मैं आज उसी किरदारों में से एक व्यक्ति को लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है ब्रह्मदत्त। मैं क्रांतिकारी ब्रह्मदत्त की बात आपको सुनाने आया हूं, जो लाहौर एक्शन प्लान में सरकारी गवाह बन गए थे। और जब वो सरकारी गवाह बन गए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से पुलिस का जो टॉर्चर हुआ उसके डर के मारे या परिवार के मोह के मारे अंततः उन्होंने सरकार को इस प्रकार से सब षड्यंत्र का खुलासा कर दिया। वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और जितनी भी वारदात से जो जो लोग जुड़े हुए थे उन सब के बारे में पूरा का पूरा खुलासा उन्होंने एक बयान के माध्यम से लिखकर कहीं ना कहीं पुलिस को दे दिया। जब ये बात चारों तरफ फैल गई कि ब्रह्मदत्त एक प्रकार से सरकारी गवाह बन चुके हैं और वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या अन्य जो लोग लाहौर एक्शन प्लान में पकड़े गए हैं उनके खिलाफ एक प्रकार से गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो जब ये बात चारों तरफ फैली तो परिवार के लोगों को भी यह बात मालूम हुई। और परिवार के लोगों को जब यह बात मालूम हो जाती है, विशेष रूप से उनकी मां को और पत्नी को जब यह बात मालूम पड़ गई कि हमारा कहीं ना कहीं घर का एक व्यक्ति, मां को लगा मेरा पुत्र और पत्नी को लगा कि मेरा पति एक प्रकार से देश से गद्दारी कर रहा है, तो अंततः ये दोनों जेल में मिलने के लिए ब्रह्मदत्त के पास जाती हैं। और ब्रह्मदत्त के पास ये पत्नी और मां मिलने के लिए गई, लेकिन पत्नी ने कहा कि मैं मुंह देखना उनका पसंद नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आई हूं, मेरा संदेश अपनी सासू मां से कहा जाकर उनको सुना दीजिए। और वो जेल के बाहर ही रुक जाती हैं और मां कहीं ना कहीं ब्रह्मदत्त के पास मिलने के लिए उनकी बैरक में गई। ब्रह्मदत्त की आंखों में आंसू आ गया। ब्रह्मदत्त ने कहा, मां तू क्यों नहीं जल्दी आ रही थी, मैं तेरे से मिलने के लिए आतुर था, और ये बता मैं तुम लोगों के लिए मैं सरकारी गवाह बन गया हूं। ब्रह्मदत्त ने अपनी बहुत बात बताया। मां चुपचाप सुनती रही। फिर ब्रह्मदत्त ने कहा कि कहीं ना कहीं वो पत्नी मेरी कहां है, वो क्यों नहीं आई है। मां ने कहा कि मैं भी नहीं तेरे से मिलना चाहती थी, मैं भी तेरे से मिलना नहीं चाहती थी। वो आई तो है लेकिन जेल के बाहर है, और वो ये कह रही है कि जाकर मेरा संदेश दे दो कि मैं ऐसे पति का मुंह देखना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। ब्रह्मदत्त के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। मां ने कहा, मैं भी तेरा मुंह देखना पसंद नहीं करूंगी, लेकिन मां हूं ना, नसीहत देने के लिए आई हूं। और नसीहत मेरा यह है बेटा कि तू वतन के साथ गद्दारी मत कर, तू देश के साथ गद्दारी मत कर। जिस दिन तू क्रांति के मार्ग पर चला था उसी दिन तुझे सोच लेना चाहिए था कि इस क्रांति के मार्ग पर कांटे भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा कष्ट है, परिवार से भी बिछड़ना पड़ेगा, मां और पत्नी से भी बिछड़ना पड़ेगा। उस दिन तुझे तय करना था, लेकिन आज जब तू क्रांति के मार्ग पर चल गया है, उसको अंजाम तक पहुंचाने की बात आई है, तो आप गद्दारी क्यों कर रहे हो, इस तरीके से तू क्यों गद्दार बन गया। बेटा मैं अंतिम नसीहत तेरे को देकर जा रही हूं, और यह सोच लेना कि तेरे लिए अगर इस राह पर जा रहा है, गद्दारी के राह पर जा रहा है, तू समझ लेना कि मां और तेरी पत्नी तेरे लिए मर चुके हैं। तू यदि कहीं ना कहीं देशभक्तों के साथ मिलेगा और इस प्रकार से देश के लिए अगर फांसी के फंदे पर भी झूल जाएगा, तो हम लोग हंसते हंसते कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपने जीवन को काट लेंगे। मां सुनाती रही। इस प्रकार से वो स्तब्ध हो गए ब्रह्मदत्त, और मां ने अंतिम नसीहत देकर मां चली जाती है कि बेटा मेरी और तेरी अंतिम मुलाकात है। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं पत्नी भी चली गई, मां भी चली गई। ब्रह्मदत्त के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। ब्रह्मदत्त अपनी बैरक में कुल के चहलकदमी करते हैं, और तत्काल उनके मन में एक विचार
आया, उन्होंने पुलिस वाले को बुलाया और पुलिस वाले को बुलाकर यह कहा कि भाई ऐसा है कि वो जिसमें मैंने पूरा का पूरा सरकारी बयान दर्ज कराया है वो थोड़ा सा मुझे फाइल दे दो। मैंने वहां पर बहुत जगह साइन नहीं किया है, अगर साइन नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं जज उसको स्वीकार नहीं करेगा और इस प्रकार से फाइल ब्रह्मदत्त को दे दी जाती है, क्योंकि सरकार को विश्वास हो गया था कि ब्रह्मदत्त तो सरकारी गवाह बन चुका है। फाइल दे दी जाती है, पुलिस वाला वहां पर खड़ा था। ब्रह्मदत्त ने कहा कि आप यहां से जाइए, मैं रात भर ये फाइल मेरे पास, रजिस्टर मेरे पास रहने दीजिए, रात भर में बहुत सी बातें और याद आएंगी, मैं सब कुछ इसमें बयां करूंगा और जगह जगह साइन कर दूंगा। पुलिस वालों को विश्वास था, चले गए। रात होती है, इस प्रकार से ब्रह्मदत्त के मस्तिष्क में उस मां की बात गूंज रही थी, पत्नी की बात गूंज रही थी कि मैं चेहरा देखना भी अब बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। और अंततः जहां जहां पर ब्रह्मदत्त ने इस प्रकार से अपने बयान जिन जिन पन्नों पर रजिस्टर के दिया था, बड़ी बारीकी के साथ उन पन्नों को निकाल ले जाते हैं और उन पन्नों को, सब पन्नों को निकालकर जो अंतिम पन्ना था उस पर कहीं न कहीं साइन कर देते हैं, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था, एक छोटा सा बयान था और रजिस्टर को ज्यों का त्यों करके पुलिस वालों को दे देते हैं। पुलिस वालों को दे देते हैं। अगले दिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से कोर्ट में ब्रह्मदत्त की पेशी होती है। पुलिस वाले तो जान रहे थे कि पूरा का पूरा सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि वो देख नहीं पाए थे। और इस तरह से रजिस्टर जब जज के सामने आता है और जब जज ने रजिस्टर खोला तो उसे कुछ भी बयान नहीं दिखाई दिया। लास्ट में बस एक पैरा का छोटा सा बयान था, उसमें भी कोई दम नहीं थी, वहां पर ब्रह्मदत्त का साइन था। जज ने तत्काल पुलिस वालों को कहा कि भाई तुम तो कह रहे हो ये सरकारी गवाह बन चुका है और इसने पूरा बयान दे दिया है, लेकिन इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। पुलिस वाले स्तब्ध रह गए। तत्काल कहीं कि ब्रह्मदत्त से कोर्ट के अंदर पूछा जाता है कि आखिर तुमने बयान कहां लिखा है। उसने कहा कैसा बयान, कौन सा बयान। जज से कहा कि मैंने तो पुलिस वालों के कहीं ना कहीं अत्याचार और टॉर्चर के कारण ये छोटा सा पैरा जो उन्होंने बताया था वो मैंने लिखा है और उसी पर मैंने साइन कर दिया, बाकी मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। इस प्रकार से जो पासा पूरी तरीके से था वो पलट जाता है और पासा पलट जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार से पुनः जो सरकारी गवाह बन गए थे ब्रह्मदत्त, वो सरकार की निगाहों में फिर मुलजिम बन गए, फिर दोषी बन गए। बाबू, मैं इस कहानी से यह आपको बताना चाह रहा हूं कि उस मां का और उस पत्नी का त्याग और बलिदान देखिए कि पत्नी अपने सुहाग को उजाड़ने के लिए भी देश के लिए तैयार थी। मां अपने पुत्र को कुर्बान करने के लिए इस देश को आजाद थी। इन लोगों का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता, मैं ये पूछता हूं। मैं इसीलिए कहता हूं कि इस प्रकार की माएं और इस प्रकार की अगर पत्नी इस देश में जन्म लेती रहेंगी तो मेरा देश कभी भी गुलाम नहीं बन सकता है। आप खुद सोचिए कि जिन लोगों ने अपने पुत्र को और अपने पति को इस देश के लिए कुर्बान करने के लिए, रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित किया हो, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन उन्होंने हंसते हंसते इस स्टेप को स्वीकार किया और अपने पति के कुलना को दबाव देकर उस पत्नी ने बयान को बदलवा दिया और जिसके कारण से ब्रह्मदत्त को सजा हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार से बहुत से क्रांतिकारी ऐसे हुए जिनके कारण मेरे देश को आजादी मिली है। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की शहादत को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में लहू का एक भी कतरा बाकी है, भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।